दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से पश्चिम एशिया की परिस्थितियां बदल रही है, जिस प्रकार से ईरान ईरान और इजराइल का मामला सिर्फ पश्चिम एशिया का मामला न बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है, उसके बाद अब जो हालात बन रहे हैं उसमें ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं, इजराइल फेस सेविंग का रास्ता ढूंढता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका, जो कल तक ये कह रहा था कि रेजिम चेंज जैसी बातें उसके एजेंडा में है ही नहीं, ईरान के अंदर रेजिम चेंज करना, आज जिस प्रकार का ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया, उस ट्वीट की भाषा तो यही है जिसमें वो मीगा शब्द MIGA शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और MIGA का फुल फॉर्म भी वो दे रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो क्या मौजूदा रिजीम की वो को ईरान का महान नेतृत्व नहीं मानते? और आखिर कारण क्या है कि वैश्विक परिस्थितियों में इस प्रकार का बदलाव दिख रहा है, जिसमें अमेरिका का समर्थन करने में भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कहीं न कहीं एक अलग तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिम एशिया में शांति हर कीमत पर सब कोई चाहता है, लेकिन आखिर कौन है जो इस शांति को स्थापित होने नहीं दे रहा है? और क्या आज की रात सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली है? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अगारची की पुतिन से मुलाकात हुई है और इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन प्रस्ताव ईरान की तरफ से आना चाहिए। ईरान ऐसा कोई प्रस्ताव देने को तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां इतनी उलझी हुई दिखाई दे रही है कि इन परिस्थितियों में मध्यस्थता कौन करेगा? इन परिस्थितियों में शांति बहाली और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बातें कौन करेगा? और इन परिस्थितियों में मध्य पूर्व की स्थिति को फिर से सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़कर पहल करने की भूमिका कौन निभाएगा? इसको लेकर अब तक स्पष्टता से के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अब चूंकि ये मामला इतना उलझा हुआ है कि इस पर बात करने के लिए मुझे भी लगा कि हम बुलाएं तो किन्हें बुलाएं। और अंततः जो नाम हमारे दिमाग में आया, वो नाम पहले खाड़ी युद्ध और दूसरे खाड़ी युद्ध के दरमियान भारत सरकार में क्रमशः वित्त और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी का था। तो सीधे चलते हैं यशवंत सिन्हा जी के पास और उन्हीं से जानते हैं कि क्या है परिस्थितियां। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप पहला खाड़ी युद्ध जब चल रहा था, जिस वक्त भारत की जमीन से तेल भरने की इजाजत आपकी कैबिनेट ने दी थी 1991 में, उस वक्त भी आप भारत सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, वित्त मंत्री थे देश के। हालांकि वो संयुक्त राष्ट्र के आदेश से किया गया हमला था, कुवैत को बचाने के लिए था, लिहाजा भारत सरकार ने अपनी जमीन से तेल भरने की इजाजत दी थी अमेरिकी बमवर्षक विमानों को। दूसरी बार भारत सरकार ने किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया जब 2003 में सद्दाम हुसैन के शासन को खत्म करने के लिए रासायनिक हथियारों का बहाना बनाकर इराक पर हमला किया गया और रेजिम चेंज के एजेंडे के साथ वो कोशिश की गई और उसमें कामयाबी मिली। अब उस वक्त आप विदेश मंत्री थे दूसरी बार जब ये घटना हुई, यानी सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को आप देख रहे थे, समझ रहे थे और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। आज की भूमिका जो दिखाई दे रही है, उसमें पहला सवाल तो हमारा यही है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल पर एक खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले कि इजराइल सीज फायर चाहता है। वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर का कोई प्रस्ताव ईरान की तरफ से आएगा तो वो विचार करेगा, जबकि IDF इजरायली डिफेंस फोर्स ये कह रही है कि जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा तब तक वो ईरान पर हमले जारी रखेगा। तो इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है, सीज फायर हो पाएगा? और यदि हो पाएगा तो सीज फायर की पहल कहां से हो सकती है? देखिए, मैं इस सवाल का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपने जो पृष्ठभूमि रखी है उसके बारे में एक दो चीज और जोड़ देना चाहता हूं। जी। पहला जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें इराक ने गलती करी थी, उसने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका के ट्रूप्स वहां गए थे और कहीं ना कहीं उसको अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन था, तो हम लोग भी उसके समर्थन में थे। दूसरा जो खाड़ी युद्ध हुआ उसमें आपको याद होगा कि अमेरिका ने ये आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास
डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और उनके विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यही बात कही थी, दावा के साथ रखा था उन्होंने। केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार भी और न्यूक्लियर और हथियार। न्यूक्लियर। हाँ, हालांकि जब उन्होंने सद्दाम हुसैन को अपदस्थ किया और इराक के ऊपर काबिज हो गए, कब्जा कर लिया, तो कुछ मिला नहीं। और अमेरिका की एक तरह से बहुत भद पिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस समय उन्होंने जो कार्रवाई की थी उसमें उन्होंने एक कोएलिशन ऑफ द विलिंग शब्दों का इस्तेमाल करके, जो लोग इच्छा से आना चाहते हैं वो हमारे साथ आए, ये किया था उन्होंने। भारत के ऊपर भी बहुत दबाव था कि और कुछ नहीं तो कम से कम मेडिकल यूनिट भेज दो, लेकिन हम लोगों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया था। और बल्कि पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था दोनों सदनों से, जिसमें हम लोगों ने अमेरिका की निंदा की थी कि उसने इराक के ऊपर आक्रमण क्यों किया। ये एक पृष्ठभूमि है। जी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अमेरिका गलती करता रहा है। उस समय भी अमेरिका ने गलती करी थी। मैं मानता हूं कि आज भी अमेरिका गलती कर रहा है। अब आप थोड़े और बैकग्राउंड में जाइए कि द्वितीय महायुद्ध के समाप्ति के बाद एक जो विक्टर्स थे, जिनको दो विजेता शक्तियां थी, उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्डर कायम किया, जिसमें कि इस जूस को एक होमलैंड दिया जिसका नाम इजराइल रखा गया। और ये उम्मीद की जा रही थी, ये आप जानते हैं कि ये जो भूमि ली गई ये अरबों से ली गई। अरब उसमें पहले रहते थे, लेकिन वो काट कर दे दिया गया यहूदियों को और इजराइल का निर्माण हुआ। और ये उम्मीद की जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा भी, और कई ऐसे प्रस्ताव यूएन में पारित हुए कि इजराइल और पैलेस्टाइन, यानी कि जूस और अरब्स, एक दूसरे के साथ रहेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। लेकिन शुरू से अगर आप देखें तो इजराइल ने इसका उल्लंघन किया और अपना वो भूखंड जो था उसके कब्जे में उसको बढ़ाता रहा। उसमें गाजा पट्टी भी है, उसमें गोलान हाइट्स भी हैं, और अपने को और अधिक सुरक्षित करने के लिए उसने बहुत से ऐसे काम किए जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और नियमों के खिलाफ था। इस बार जो कुछ हो रहा है, हाँ, एक बात मैं और जोड़ दूं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और ये तय हुआ कि भाई रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको कहते हैं, कि जो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो नियम कानून से चले, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की बड़ी भूमिका थी, खास करके सिक्योरिटी काउंसिल की। आज वो सब ध्वस्त हो गया है। आज आप देख रहे हैं कहीं पर यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका है। उसके महासचिव कह रहे हैं कि भाई अमेरिका गलत कर रहा है, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है। तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, और खास करके सोवियत यूनियन के समाप्त होने के बाद और रूस के कमजोर होने के बाद, अमेरिका ने बिल्कुल एक पक्षीय अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की, जिसका चीफ, जिसका सरगना अमेरिका होगा। और एक पैक्स अमेरिकाना, एक वो शांति जो अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित है, उस प्रकार की शांति अमेरिका चाहता है कि सारी दुनिया में स्थापित हो। ये सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर स्थापित हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ और खासकर के सिक्योरिटी काउंसिल में है, उसको ये बिल्कुल अलग थलग कर देता है और अमेरिका अपनी चौधराहट जमाने की कोशिश करता है। और यही हो रहा है कि पहले पैलेस्टाइन और इजराइल में, आप जानते हैं, गाजा पट्टी को लेकर
50,000 लोग मारे गए, जी ये सब हुआ, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ईरान अब इजराइल के खिलाफ है, उसी प्रकार इजराइल ईरान के खिलाफ है। और ये युद्ध शुरू किया है इजराइल ने, ईरान के ऊपर हमला करके ईरान ने रिटेलिएट किया, और अब अमेरिका उसमें कूद पड़ा है और उसने परमाणु संयंत्रों को ध्वस्त करने का दावा अमेरिका कर रहा है आज के दिन। अब जी मैं आपको यहाँ पर भी स्पष्ट कर दूं अभिषेक जी कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो परमाणु अप्रसार संधि है, उसका मेंबर है, सिग्नेटरी है। सिग्नेटरी है उसमें। हाँ, भारत नहीं था जब हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया, तो हम एनपीटी में शुरू से ही सिद्धांतों के आधार पर अलग रहे। लेकिन ईरान है, ईरान का जो भी एटॉमिक कार्यक्रम है, न्यूक्लियर कार्यक्रम है, उसके ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी होती है। अब उस निगरानी में कहाँ चूक है, कहाँ कमी है, ये दूसरी बात है। लेकिन अगर किसी को अधिकार है तो आईएईए को अधिकार है कि वो कहे कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। लेकिन आईएईए ने तो ऐसा नहीं कहा, बल्कि आईएईए की बात छोड़ दिए, तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की हेड हैं, उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने जाकर कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहता है। और मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि जब मैं विदेश मंत्री था तो मैं तेहरान गया था, और उस समय के जो सर्वोच्च शासक थे ईरान के, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उस समय भी बहुत ये गर्म था इशू कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है, और मैं 2003 की लगभग बात कर रहा हूँ। मोहम्मद खातमी का शासन था सर। जी हाँ, तो उसमें मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मानते हैं कि एटॉमिक वेपन्स बनाना, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। और उसका जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए उसका कार्यक्रम। अब सही है गलत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कम से कम इतना उनका कहना है। मान लीजिए कि किसी को शिकायत है तो वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सामने जाएं, वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं। एक तरफा हमला करके उसको डिस्ट्रॉय करने का अधिकार अमेरिका को किसने दिया? जी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर ये तय करें कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता है या न्यूक्लियर जी। कार्यक्रम चला ही नहीं सकता है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक ट्वीट आया है, उसका हिंदी तर्जुमा मैं बताऊं आपको। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना के जोरदार हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को एकदम सटीक तरीके से खत्म किया है। शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन ईरान को पुनः महान बनाने में असमर्थ है तो हम शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, एमआईजीए टर्म उन्होंने संक्षेप में लिखा है। क्या लगता है आपको कि इससे ट्रंप के इरादे जो जाहिर हो रहे हैं वो किस दिशा में इस पूरे मामले को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं? सो अब देखिए, अब पहले इजराइल ईरान का युद्ध, फिर उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम सो कॉल्ड, और अब रेजिम चेंज। धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है उन सिद्धांतों का जो अमेरिका प्रतिपादित करता रहा है। ईरान में कौन सा रेजिम होगा ये ईरान के लोग ना तय करेंगे कि अमेरिका तय करेगा। कल अगर अमेरिका कहे कि भारत में रेजिम चेंज होना चाहिए या कहीं भी किसी देश में रेजिम चेंज होना चाहिए, तो क्या ये तर्कसंगत होगा, क्या कानूनी होगा? कल को ईरान कहे कि अमेरिका में रेजिम चेंज होना चाहिए और ट्रंप को हटाओ वहां से, तो क्या ये सही होगा? तो यही मैं कह रहा था कि अमेरिका को ये अधिकार किसने दिया? वो स्वयं स्वयं अपने को ये अधिकार दे रहे हैं, स्वयंभू बन रहे हैं, और ताकतवर देश हैं उनके पास आ, इस तरह के वेपन्स हैं कि वो जमीन के अंदर घुस के मार कर सकते हैं। तो उस सब का फायदा उठाकर
और अमेरिका किसी देश को चाहे तो तहस नहस कर दे, तो ये तो सही बात नहीं होगी ना। कहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्डर है इस समय? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या हुआ? क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसी तरह चलेगी कि जो ताकतवर होगा वो अपने से कमजोर को दबाएगा? तो ये तो लॉ ऑफ द जंगल है ना, जी। ये सिविलाइजेशनल नहीं है, नहीं, ये लेकिन इसमें एक लॉ चीज ऑफ द और है सर। जंगल। जी। जी सर, एक चीज इसमें और दिख रही है कि यहाँ रिजीम चेंज की बातें ईरान के बारे में तो कही जा रही है, लेकिन ईरान और इजराइल की परिस्थितियों को देखें। बिल क्लिंटन ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि नेतन्याहू अलोकप्रिय हो रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने वॉर शुरू किया। ये उनका असेसमेंट है, बिल क्लिंटन का, पूर्व अमेरिकी मैं राष्ट्रपति उस का। मैं उनसे जी। 100% सहमत जी। हूँ। लेकिन आपको याद होगा कि जी। इसके पहले भी नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बहुत बड़ा एक पक्ष था, एक सेंटिमेंट था जो नहीं चाहता था कि नेतन्याहू शासन में रहें। तो इसलिए कोई अजीब बात नहीं होगी अगर उन्होंने इजराइल को ही युद्ध में झोंक दिया कि अब जी। क्या करोगे, अब तो नहीं मुझे नहीं, बना इसी रहा। के साथ सर, इसी के साथ आप देखिए ईरान की स्थिति। ईरान में खामनेई की सरकार लोकप्रिय नहीं है। ईरान के लोगों के जज्बात से पूरा युद्ध जुड़ा हुआ है। और जिस देश में सत्ता के साथ देश खड़ा हो जाए, क्या वहां आपको लगता है कि रिजीम चेंज इतना आसान है? कोई सुपर पावर वहां रिजीम चेंज करा देगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं, सद्दाम हुसैन की कोशिश। परिस्थितियां भी आपने देखी होगी। सिया, सुन्नी हाँ। और कुर्द, तीन समुदायों में इराक के अंदर का जनमत विभाजित था, जिसका फायदा उस वक्त केमिकल वेपन्स के नाम पर जो युद्ध हुआ उसको में अमेरिका को रेजिम चेंज कराने में मिला, डमी सरकार बनवाने में मिला। क्या ईरान में आज ये संभव दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा और प्राचीन देश है। ऐसा नहीं है कि दुग्गी तिग्गी देश है जिसको आप जब चाहें तो इधर से उधर कर दें। ईरान में ऐसा करना संभव नहीं होगा, और पूर्व में जो प्रयास हुए हैं वो सफल नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पावर से पहले नहीं कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए, और इस बार भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये मूलतः गलत है कि कोई भी देश किसी और देश के ऊपर हावी होकर कहे कि हम यहाँ पर रेजिम चेंज करेंगे, और खास करके उस परिस्थिति में जब उस देश की जनता उस रेजिम के साथ है। थोड़ा इजराइल की परिस्थितियों पर लौटते हैं। अब आपको क्या लगता है सर कि इजराइल की जिस प्रकार से पश्चिम एशिया में एक चौधराहट दिखती थी, मोसाद का खौफ पूरी दुनिया में दिखता था, और इजराइल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो तकनीकी उनकी उन्नति थी, वो कहीं ना कहीं युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मोड़ पर नए तरीके से परिभाषित करने की जो उनकी कला थी, उसका लोहा पूरी दुनिया जो मान रही थी, इस युद्ध के बाद अब आपको इजराइल की चौधराहट कहाँ दिखती है? मुझे लगता है कि उसको बहुत गहरा धक्का लगा है। देखिए, वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया भी कई कारणों के चलते वो इजराइल में जो नुकसान हो रहा है उसको नहीं दिखा रहे हैं। फिर भी छन छन कर जो खबर आ रही है उससे तो यही लगता है कि बहुत भयंकर नुकसान इजराइल को हो रहा है। वहाँ पर किस तरह बिल्डिंग्स ध्वस्त हो रही हैं, किस तरह लोग वहाँ पर बार बार जो उनके शेल्टर्स हैं उसमें जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, और किस तरह एक तरह से कहा जाए तो ईरान हावी हो रहा है इजराइल के ऊपर। जी। तो इसलिए ये कोई मामूली युद्ध नहीं है कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीनियंस को मार रहा है, और अरब्स जो हैं वो बेचारे निहत्थे वहाँ पर उनके शिकार हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ना ही ये हमास है या हिजबुल्ला है जो कि जी। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ईरान एक नेशन स्टेट है, एक प्राचीन सभ्यता है, और उसको आप इतने आसानी से रौंद नहीं सकते हैं जैसे आपने हमास और हिजबुल्ला को रौंदा। एक अमेरिकी अधिकारी का भी बयान आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि अमेरिका को नहीं पता कि ईरान का 400 किलोग्राम 60% इनरिच्ड यूरेनियम, 60% संवर्धित यूरेनियम कहाँ है। जब इन्होंने फर्दों में हमला किया, कहा कि उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया है,
तो साइंटिस्ट, जितना मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, 12वीं क्लास तक तो कम से कम केमिस्ट्री पढ़ी है मैंने, जितना मैं समझता हूँ 60% इनरीच्ड यूरेनियम यदि वहां से हटाया गया तब भी रेडिएशन के चांसेस है, और जब हटा दिया गया तो ध्वस्त कैसे कर दिया, और रहते हुए यदि ध्वस्त कर दिया तो रेडिएशन होना तय है। क्या यह विरोधाभासी बयान आपको नहीं लगता, सत्यता से परे नहीं बिल्कुल। लगता आपको? हाँ बिल्कुल लगता है कि आपने ध्वस्त कर दिया तो रेडिएशन का तो कोई सबूत मिला नहीं। जी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी इस बात को कह रहा है कि जी रेडिएशन का कोई वहां पर संकेत नहीं मिला है। तो जाहिर है कि ध्वस्त नहीं हुआ या वहां नहीं जी था। अगर ध्वस्त हुआ भी तो वहां नहीं था। और इतने दिन ये कार्यक्रम चला ना कि उसमें कोई भी अपना एनरिच्ड यूरेनियम वहां से हटा लेगा। ईरान ने भी हटा लिया होगा। जी। तो जब हटा लिया तो ध्वस्त किसे किया, सवाल तो ये उठता हाँ है ना। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्डिंग्स को मारा। बिल्डिंग्स को मारा। जब बिल्डिंग्स को मारने की बात तो आप कर रहे हैं सर, लेकिन यूएन में जो चीन के राजदूत हैं उनका भी बयान आया, और उन्होंने भी सीधे सीधे अमेरिका को निशाने पर लिया। और इन सब के बीच एक दूसरी थ्योरी भी फ्लोट कर रही है, और वो थ्योरी ये है कि इजराइल का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका इस युद्ध में कूदा और सिंबॉलिक अटैक किया है ताकि सीज फायर का ग्राउंड तैयार हो सके। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि यदि आज की रात कयामत की रात हो सकती है, आज यदि कोई अटैक नहीं होता है तो जिस प्रकार से जेनेवा में कोशिशें की गई, ईरानी विदेश मंत्री अगारची गए, उसके बाद आज फुटेज आई है कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं मॉस्को में। तो यदि आज रात कुछ बड़ा नहीं होता है तो क्या आपको लगता है सीज फायर की बुनियाद तैयार करने के लिए जो कोशिशें थी, ये एक तरफ इजराइल भी खुश हो जाए कि अमेरिका उसके पीछे खड़ा हो गया, दूसरी तरफ ईरान को भी कोई उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं हुआ, और सीज फायर का ग्राउंड तैयार हो गया? क्या इस दिशा में ये कोशिशें तो नहीं हुई है? नहीं, कोशिश हुई है तो बहुत अच्छी बात है। और सीज फायर तो होना ही चाहिए। ये तो युद्ध चल नहीं सकता है ना। बहुत दिन चलेगा तो इसमें और जान माल का बहुत नुकसान होगा दोनों देशों में। तो इसलिए सीज फायर तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि न केवल चीन और रूस को, भारत ने भी कहा है कि डी एस्केलेट करो। तो सब राइट थिंकिंग जितने मुल्क हैं सबको मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए कि बहुत हो गया, अब सीज फायर करो और मेज पर बैठकर बात करो, जिनीवा में या कहीं और। क्योंकि ये चल नहीं सकता है, बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। तो इसीलिए सीज फायर होना चाहिए। नहीं नहीं, और इसमें मुझे लेकिन खुशी सर, है। जी, हाँ इजराइल सॉरी ईरान तो ये कह रहा है कि अब ये मामला फिलिस्तीन का मामला सोल्व होने तक, गजा पट्टी का मामला सोल्व होने तक जारी रहेगा। ऑफिशियल बयान तो ईरान का यही आ रहा है। इसके हाँ बाद ठीक क्या है। आपको लगता है कि नहीं वो ये बयान बयान से बयान पीछे हटेंगे लोग? नहीं, वो बयान दें, बयान उनको देना उनके लिए लाजमी है। लेकिन मुझे लगता है कि चीन और रूस, उसमें मैं भारत को भी शामिल करता हूँ क्योंकि हमारे संबंध भी ईरान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। और ईरान के दूसरे मित्र देश ईरान के ऊपर दबाव बनाएंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर दबाव बनेगा कि जो कुछ आपने किया सो किया, आप आगे मत बढ़ाइए इसको। तो इसराइल तो स्वयं ही हट जाएगा। इसराइल तो प्रॉक्सी है ना यूएस का इस जी पूरे मामले में। तो इसलिए इसराइल खुद खड़ा ईरान के खिलाफ नहीं हो सकता है। इसलिए बेसिकली हम लोगों को ईरान को परसुएट करना है कि भाई आप सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ। और फिर सीज फायर वहाँ पर किया जाए। उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे इस पर बातचीत बैठ के लोग करें जिनीवा में। जी। सर, आप चूंकि विदेश मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, और 91 के बाद आर्थिक परिस्थितियां ही विदेश नीति को काफी हद तक तय करती है, यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। आज की जो परिस्थिति है, पश्चिम एशिया की जो स्थिति है, उसमें भारत के संबंध यासर अराफात और फिलिस्तीन से भी अच्छे रहे, आपके दौर में भी रहे, आज भी भारत सरकार की कम से कम घोषित नीति तो यही है। इजराइल के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहे, हमारे संबंध अच्छे रहे, ईरान के साथ भी अच्छे रहे हैं, गल्फ देशों के साथ, अरब के देशों के दूसरे देशों के साथ भी अच्छे रहे। मतलब भारत ने एक संतुलित विदेश नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, अनाक्रमण की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी को हमेशा ऊपर रखा, जिस वजह से रखा। अब की परिस्थितियों में क्या दिखाई देता है, क्योंकि भारत के संदर्भ में यदि इस बात को हम कहें, तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति आप देख रहे हैं, बॉब अल मंडेव की स्थिति देख रहे हैं, यमन ने जिस प्रकार से रेड सी को अमेरिकी कार्गो जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की है,
वो स्थितियां आप देख रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में भारत के लिहाज से यदि हम कहें, क्या आपको दिखाई देता है, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर सत्ता की कितनी समझ है कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी इन्होंने लगवा दिया था, इसलिए थोड़ा हमारे मन में डाउट क्रिएट हो जाता है। मैं विदेश नीति का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं आप जैसे लोगों को सुनता हूं, पढ़ता हूं तो देखता हूं। अब आपको देखिए, लगता क्या है? नहीं, मुझे यह लगता है कि अगर युद्ध चला, कुछ दिन भी और चला, तो भारत जैसे देश को बहुत नुकसान होगा। जो कच्चे तेल की कीमत है शायद $80 पार कर गई प्रति बैरल, तो ऑलरेडी दुगना से ज्यादा हो गया। और हमारा जो बिल है, इंपोर्ट बिल है ये क्रूड ऑयल का, वो बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो भी बंद हो जाए या बंद कर दिया जाए ईरान के द्वारा, तब तो और बड़ी आफत आ जाएगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था से अगर हम इसको देखते हैं, तो अगर युद्ध चला तो भारत को भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत का भी निहित स्वार्थ इस बात में है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंके इजरायल को समझाने में कि भाई, आप ये अग्रेसिव जो आपकी आक्रामक नीति है पूरे क्षेत्र में, उस पर आप मत चलिए। जो यूनाइटेड नेशंस में अनेक प्रस्ताव पारित हुए हैं कि इजरायल और पैलेस्टाइन के लोग कैसे साथ रहें, उस पर अमल कीजिए। ईरान से कहा जाए, आप युद्ध को रोकने में मदद कीजिए, सीज फायर को एक्सेप्ट कीजिए। और फिर मिडिल ईस्ट का, इजरायल और अरब देशों का, जो खास करके पैलेस्टीनियंस जो हैं, यासर अराफात का नाम आपने लिया, बहुत बड़े मित्र थे इंडिया के, और इंडिया भी उनको बहुत बड़ा मित्र था। वहां पर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के मुताबिक वो आराम से शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ अगल बगल रहें। और अगर आवश्यकता हो तो मैं तो यहाँ तक आगे जाके कहूँगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कमीशन बने, इंटरनेशनल कमीशन, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा अपने ऑब्जर्वर्स को भेजकर कि कोई भी पक्ष शांति भंग नहीं करता है, नाजायज फायदा नहीं उठाता है, और परमानेंट सोल्यूशन जो है वो एक ही परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, जिसके लिए सब लोगों ने कोशिश की और कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कोशिश की कि इजराइल और पैलेस्टाइन साथ मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से रहें। अल्टीमेट सोल्यूशन यही है, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। फिर नहीं तो खटपट होगा, फिर युद्ध होगा, बार बार युद्ध होगा। अब चूंकि आपने अल्टीमेट सॉल्यूशन इसी को बताया, तो मेरे पास सवाल तो एक था, लेकिन अब मुझे दो सवाल आपसे पूछने पड़ेंगे। और पहला सवाल मैं यही लेना चाहता हूं, क्योंकि आप 91 में भी चंद्रशेखर सरकार में थे, जिस वक्त पहला खाड़ी युद्ध हुआ। 2003 में तो आप विदेश मंत्री ही थे, हालांकि 91 में वित्त मंत्री थे। जिस वक्त भारत से अमेरिकी विमान उड़कर जाकर इराक पर हमले कर रहे थे, उस वक्त भी भारत के, आपकी सरकार के उस वक्त उप मंत्री भी होते थे। मैंने पढ़ा कहीं, आज की दिग्विजय सिंह, बिहार वाले दिग्विजय सिंह जो दिवंगत है, वो उप मंत्री थे आपकी सरकार में, और विदेश उप मंत्री, और वो उस वक्त बगदाद में गए भी हुए थे। मतलब भारत सरकार ने एक संतुलन बना रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुवैत पर किसी भी प्रकार के हमले का विरोध करता है और हम उसके साथ हैं, लिहाजा हम इजाजत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन, बाथ पार्टी या ईरान के साथ जो भारत के संबंध है, उसको भी हम प्राथमिकता सूची में ऊपर रखते हैं। तो एक भारत सरकार की स्पष्ट नीति थी। 2003 का आपने जिक्र कर ही दिया। और उन दोनों ही परिस्थितियों में जब हम आज खुद को देखते हैं, तो जब वोटिंग की बारी आती है ईरान के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वोटिंग की बारी आती है, इंडिया स्किप कर जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक पॉलिसी से डेविएशन है, भारत की स्थापित नीति से एक विचलन की स्थिति बनी हुई है? उस वक्त क्या हुआ था ये बताइए सर, तब ज्यादा स्पष्ट होगा। नहीं 91 नहीं, हमने जो कहा कि इजराइल को और जो यहूदी हैं उनको हक है इजराइल के अंदर बिना किसी डिस्टरबेंस के वो अपना जीवन जिए, अपने देश को चलाएं। लेकिन साथ ही साथ पासपोर्ट के देशों का भी यही अधिकार है
कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने देश में रहें। इसमें सीमा का उल्लंघन अगर कोई करता है तो गलत करता है, और इतिहास यही गवाह है इसी बात का कि ज्यादा उल्लंघन इजराइल ने किया है, ज्यादा जुल्म इजराइल ने ढाए हैं। लेकिन हमारे संबंध है इजराइल के साथ, अच्छे संबंध हैं, इसलिए हम लोगों ने बराबर इजराइल को समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको बताऊं कि 2003 में इजराइल के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो आए थे, पहला विजिट था इजराइल के किसी उच्चस्थ अधिकारी का, और तब भी तो शायद नेतन्याहू ही थे। नहीं, नेतन्याहू नहीं थे। अब मैं सिमोन नाम भूल पेरेज। रहा, जी सिमोन पेरेस भी नहीं थे, कोई और था उस समय। जी और मुझे याद है कि 75 मिनट उनकी और हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने उनको समझाया था कि भारत की नीति क्यों है जो है, क्या कारण है, और कैसे वही सही नीति है, और अगर उससे हटकर आप चलेंगे, कोई और चलेगा, तो उसमें इजराइल का नाम बहुत याद आ गया नुकसान सर होगा। मुझे, हाँ एलियन शेरोन थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भारत आगमन हुआ, बहुत स्वागत किया हम लोगों ने, फिर बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम जहाँ पर थे खड़े वहीं खड़े रहे। जी उनके विजिट के बाद ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने कोई अपनी पॉलिसी बदल दी। तो ये जो हमारी पॉलिसी है ये बहुत दिनों से चल रही है, और इसमें एक नेशनल कंसेंसस जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सहमति है जो हमारी पॉलिसी है उसके लिए। और आज की सरकार, मुझे तकलीफ है इस बात को कहते हुए कि आज की सरकार उस नेशनल पॉलिसी से जो दशकों से चल रही थी उससे अलग रास्ते पर चल रही है जी आज की अंतिम सरकार। जी अंतिम सवाल पर सर हम आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसा दिख रहा है कि इस युद्ध के बाद एक नया ट्रायंगल डेवलप हो रहा है, जो अमेरिकी सुप्रीमेसी को ट्रंप प्रशासन की वजह से चुनौती देने की स्थिति में जाता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ तेहरान, बीजिंग और मॉस्को, यानी रूस, ईरान और चाइना का एक ट्रायो बनता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि अब वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में, युद्ध कौशल के मामले में और युद्ध कौशल के तकनीकी इस्तेमाल के मामले में ईरान ने सबको हतप्रभ किया है, तो क्या वैश्विक सुपर पावर की अवधारणा को भी नए स्तर से चुनौती मिलेगी? और इसी के सवाल साथ एक सवाल और नथी कर देता हूं कि अगले 48 घंटे कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण है। उस 48 घंटों में परिस्थितियां सीज फायर की तरफ भी जा सकती है, डी एस्केलेशन की तरफ भी जा सकती है और एस्केलेशन की तरफ भी, यानी युद्ध आगे बढ़ने की दिशा में भी जा सकती है। क्या लगता है आपको? मैं उम्मीद करता हूँ, अंदर खाने की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि युद्ध आगे नहीं चलेगा, और जो क़यामत की रात है उस रात में सब पक्ष इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि भाई सीज फायर हो, और सीज फायर होगा, क्योंकि युद्ध और नहीं चलना चाहिए, किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, हमारे देश के इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रायंगल की बात की है, मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को किसी ट्रायंगल में शामिल होने के बजाय ये तय करना चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर दबाव बनाएंगे कि वो एक भूमिका निभाए, वही भूमिका निभाए जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था द्वितीय महायुद्ध के बाद। और जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएस, वो दुनिया भर के चौधरी हैं, ये परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, और अगर कुछ करना है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा मेंबर्स के। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं सर। हाँ बिल्कुल। जो तो सबसे जो ज्यादा वीटो कानून पावर जो से है, युक्त देश है पूरी दुनिया में, अमेरिका और चाइना जैसे देश, वही इस तरह की भूमिका को कई जगह निभा रहे हैं, बताइए, तो ये जिनके तो ऊपर बिल्कुल शांति गलत। स्थापित करने की जिम्मेदारी है। हाँ, तो इसलिए मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि नंबर एक, युद्ध विराम हो, तत्काल हो। नंबर दो, कि हम लोग कोशिश करें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका बढ़े, यूएन जनरल असेंबली की भूमिका बढ़े, और भारत जैसे देश को, जो सिद्धांतों पर चलने वाला देश है, जो शांति प्रिय रहा है बराबर,
उस देश की भूमिका भी बढ़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रास्ते से हम भटक गए हैं, अपने परंपरागत रास्ते से, हम फिर उस रास्ते पर लौट कर आएंगे। और मोदी जी जो विश्व नेताओं के साथ यारी निभाने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्तिगत यारी को भूलकर राष्ट्र हित में काम करेंगे। चलिए देखते हैं मोदी जी कितना राष्ट्र हित में काम करते हैं। फिलहाल तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वैश्विक हित में ईरान और इजराइल के साथ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भी काम करेगा और पूरी तरह से इस मामले को खत्म कर पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या ये तलाश अब बेहद करीब पहुंच गई है? जैसा कि अभी यशवंत सिन्हा जी ने बताया कि ये तलाश अब उम्मीद है कि बेहद करीब पहुंच गई है और कयामत की रात आज की रात को कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर रात में ही बमवर्षक विमान हमले कर रहे हैं, चाहे B-2 स्टील्थ बॉम्बर हो या टॉम हॉक मिसाइलें हो, सब सोनिक मिसाइलें, सब के सब रात में ही हो रहे हैं, ईरान से लेकर इजराइल तक। अब जो दिखाई दे रहा है आज की रात, जिस प्रकार से दिन में अब तक कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला, कल रात भी बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं, छिटपुट हमले की खबर मिली है। माना जा रहा है कि मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री जमे हुए हैं और उसके बाद की परिस्थितियों में इजराइल की तरफ से भी यह इच्छा दिखाई जा रही है कि सीज फायर की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे। देखते हैं सीज फायर की गुंजाइश बनती है या नहीं, लेकिन आज की रात और इससे भी ज्यादा कहें तो कल की रात यानी 24-48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ईरान, इजराइल और मध्य एशिया के मुद्दे पर बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए यशवंत सिन्हा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।